and I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven, for I am. I was machine. 15 अगस्त 1947 भारत के आज़ादी के पीछे छिपा हुआ है एक ऐसी इतिहास जिसे आज भी कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता है। 15 अगस्त के 2 दिन पहले मतलब 13 अगस्त एंड 14 अगस्त देश में चलता है एक भयंकर जेनोसाइड। लाखों लोग मारे गए और लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। 14 अगस्त 1947 उस रात क्या हुआ था, क्यों लाखों लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं, पल भर में क्यों एक ट्रेन लाशों के ढेर में बदल जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे उस भयानक रात में जहां पे एक ट्रेन के आगे रुक गया था पूरा इतिहास। जी हाँ, बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान से भारत आने वाला पहला ट्रेन यही था, जिस ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं था। अगर कुछ था तो वो है सैकड़ों कटा हुआ लाश। स्टेशन पे आता है वो ट्रेन की हर एक दरवाजा और खिड़की बंद था। किसी को भी ये मालूम नहीं है कि ट्रेन के अंदर क्या है। प्लेटफॉर्म में खड़े लोगों को ये अंदाजा तक नहीं था कि कुछ ही देर बाद वो लोग एक डरावना चीज देखने वाले हैं। ट्रेन की दरवाजा खोलते ही लाशों का ढेर ट्रेन से बाहर गिर पड़ा। तब प्लेटफॉर्म में खड़े लोगों की आंखों में अगर कुछ था तो वो था डर। पूरा स्टेशन भर गया था रोने और चीखने की आवाज से और पूरा प्लेटफॉर्म डूब गया था खून और आंखों की पानी से। सडनली एक स्टेशन बदल जाता है शमशान में। जी नहीं, ये कोई मूवी का कहानी नहीं है, ये है इंडियन हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर। इस ट्रेन ने भारत के आजादी के लिए एक भारी कीमत चुकाई, जिसकी हर एक कंपार्टमेंट पे लिखा था बंटवारा का इतिहास। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं था, इट वॉज अ विटनेस टू ए ब्लडी हिस्ट्री। जी नहीं, इस इतिहास को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन क्यों, ठीक क्या हुआ था उस दिन और ट्रेन के अंदर ये डरावना घटना कैसे घटी और इसके पीछे कौन था। आज आप लोग एक ऐसी घटना सुन पाएंगे जिसे सुनने के बाद आप लोगों की अंतरात्मा कांप जाएगा। 15 अगस्त 1947 दोपहर 3 बजे पाकिस्तान से भारत की अमृतसर स्टेशन पे आता है एक डाउन एक्सप्रेस। पाकिस्तान से जिन हिंदुओं को भगा दिया गया था वो हिंदूस उसी ट्रेन के माध्यम से भारत में आ रहे थे। अपने घर वालों को लेने के लिए अमृतसर स्टेशन पे बहुत सारे लोग जाते हैं और इसी वजह से स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाता है। सिग्नल दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म की ओर जाते हैं स्टेशन मास्टर छेनी सिंह। स्टेशन मास्टर के हाथों पे लाल झंडा देखने के बाद वो ट्रेन रुक जाता है, लेकिन ट्रेन से कोई भी उतर के नहीं आते हैं। तब छेनी सिंह ये समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये देखने के लिए वो ट्रेन के अंदर झांकते हैं। इसके बाद वो जो देखते हैं उससे उनका खून जम जाता है। ट्रेन की कंपार्टमेंट पे पड़ा हुआ है हजारों यात्री की कटा हुआ लाश और खून से कंपार्टमेंट का पूरा फ्लोर भीग चुका था। धीरे धीरे एक एक बूंद रेल लाइन के ऊपर भी गिर रहा था। खून से पूरा रेल लाइन लाल हो चुका था। सडनली उस कंपार्टमेंट से एक आदमी का आवाज आता है और छेनी सिंह को वो सुनाई देता है। वो आदमी चिल्ला के ये कहते हैं कि अमृतसर आ चुका है, यहाँ पे सब हिंदू है, तुम लोग डरो मत। उनकी ये बात सुनते ही कुछ लोग लाशों की ढेर से बाहर आके खड़े होते हैं जो थोड़ी देर पहले ही जिंदा लाश बन चुके थे। 14 अगस्त आजादी के पहले दिन लाहौर से अमृतसर तक जो ट्रेन आया था वो हिंदुओं के लाशों से भरा हुआ था। द घोस्ट ट्रेन ऑफ 1947, जिस ट्रेन के पीछे ये लिखा हुआ था महात्मा गांधी को पाकिस्तान की तरफ से आजादी का तोहफा। 14 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के घर पे बैठ के आजादी का जो स्पीच था उसका प्रिपरेशन ले रहे थे। सडनली उनका फोन रिंग होता है और फोन पकड़ते ही उनका फेस लाल हो जाता है। उस कॉल के थ्रू नेहरू ये जान पाए थे कि लाहौर पे जितने भी हिंदू रहते थे उन सभी के घर में पानी का जो लाइन था उसको काट दिया गया था। वहाँ का हिंदू उस पानी के लिए झटपटा रहे थे। छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक जो भी पानी के लिए बाहर जाते हैं उसको काट के मार दिया जा रहा था।
ये सब सुनने के बाद नेहरू बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और फोन रख के वो थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो इंदिरा गांधी को ये कहते हैं कि इतना ज्यादा दुख और दर्द लेके मेरे लिए 15 अगस्त भाषण देना पॉसिबल नहीं है। मेरा लाहौर जल रहा है, इस कंडीशन में मैं भाषण नहीं दे पाऊंगा। इंदिरा गांधी नेहरू को ये समझाते हैं कि भारत में करोड़ों लोग आजादी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं होगा। जो कुछ भी करना है वो आज रात ही करना पड़ेगा। 14 अगस्त रात 9 बजे अचानक दिल्ली में बहुत जोर बारिश होने लगता है और पूरी भारत से लगभग 1 लाख लोग आके दिल्ली की सड़कों पे इकट्ठा होते हैं। रात 11:55 अपना भाषण शुरू करते हैं जवाहरलाल नेहरू और वो ये कहते हैं कि At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू का ये भाषण पूरे भारत में प्रचार किया गया था। लगभग 200 साल से चलता हुआ ब्रिटिश शासन का अंत होता है। उसी आधी रात को आसमान पे दिखाई देता है आजादी का सूरज। लेकिन इससे पहले भारत में एक ऐसी रात छा गई थी जो भारत के इतिहास का सबसे भयंकर रात थी। एंड इसी रात भारत और पाकिस्तान अलग हो जाता है। कैसे एक बंटवारा खत्म कर देता है करोड़ों लोगों का जिंदगी एंड कैसे एक ट्रेन इस घटना का एक लिविंग विटनेस बन गया। ये समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा कुछ साल पहले। भारत को डिवाइड करने का प्लान था ब्रिटिश सरकार का और इसको सपोर्ट करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो ये समझ गए थे कि भारत में प्रधानमंत्री बनना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और इसी वजह से वो मुस्लिम लोगों के लिए एक अलग कंट्री बनाने का डिमांड करते हैं। इंडिया की नॉर्थ वेस्ट साइड का खैबर पख्तूनख्वा, बेलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट साइड का बंगाल में माइनॉरिटी था मुस्लिम्स। भारत का ये 2 पार्ट्स अलग करके पाकिस्तान बनाने के लिए सोचा था मोहम्मद अली जिन्ना। कांग्रेस इस पार्टीशन में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन 1946 में जो वोट होता है वो इंडियन हिंदू एंड इंडियन मुस्लिम का जो फ्यूचर है वो डिसाइड कर देता है। अखंड भारत के नाम पे हिंदू मेजोरिटी जगह से सबसे ज्यादा वोट मिलता है कांग्रेस को। एट द अदर हैंड पाकिस्तान बनेगा, इस खुशी में मुस्लिम मेजोरिटी एरिया पे सबसे ज्यादा वोट मिलता है मुस्लिम लीग को। उस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा ओपोनेंट था मुस्लिम लीग एंड मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने के लिए जो डिमांड करते हैं उससे एक कदम भी पीछे हटने के लिए वो रेडी नहीं थे। 3 जून 1947 ब्रिटेन की प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ऑल इंडिया रेडियो पे ये घोषित करते हैं कि हम बंटवारा ना करके ही अखंड भारत को ये आजादी देना चाहते थे, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ये चीज नहीं चाहते थे और इसी वजह से पार्टीशन को छोड़कर कोई और रास्ता नहीं बचा था। आम जनता ये समझ गए थे कि बंटवारा अब होना ही है, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो रिलेशनशिप था वो पहले जैसा अब नहीं रहा। देश के अंदर बहुत सारी जगहों में हर दिन लड़ाई दंगा होता रहता था। एक दूसरे को खत्म करने के लिए हिंदू और मुसलमान अपने हाथों पे हथियार उठा रहे थे। जिन्ना के ऑर्डर से कोलकाता में शुरू होता है डायरेक्ट एक्शन डे। काट काट के गंगा नदी में हिंदुओं को फेंका जा रहा था। धीरे धीरे दंगा का ये जो आग था वो फैल जाता है नोआखली, बिहार, दिल्ली और हैदराबाद में। 1946 से शुरू हुआ इस जेनोसाइड में लगभग 200 से 300 लोग हर दिन मर जाते हैं। एंड फाइनली 18 जुलाई 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अप्रूव्स द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसके बाद अगला काम भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को डिवाइड करना था और इसके लिए लंदन से दिल्ली आते हैं सर सिरिला रैटक्लिफ। इसके पहले वो कभी इंडिया नहीं आए थे, सो इंडियन रिलीजन एंड इंडियन कल्चर रिलेटेड थोड़ा सा भी अंदाजा उनको नहीं था। कुछ ना समझ के ही बस 3 हफ्तों के अंदर वो एक न्यू इंडियन मैप बना देते हैं। इसके साथ ही वो लाखों भारतीय को मृत्यु के ओर धकेल देते हैं। रातों रात बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ के एक देश से दूसरी देश जाना पड़ता है। इस दौरान बहुत सारे लोग मर जाते हैं और बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं। सड़क पे रिफ्यूजी कैंप पे कुत्तों के जैसे जिंदगी बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं इंसान। ये ठीक किया जाता है कि 15 अगस्त एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू
नेहरू भारत की आजादी घोषित करेंगे एंड नेहरू आजादी डिक्लेयर करते हैं। लेकिन उस मोमेंट पे भारत के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दंगा शुरू हो जाता है और उसी आग में तब जल रहा था कोलकाता, बांग्लादेश, बिहार, पंजाब और कश्मीर। दंगा रोकने के लिए जगह जगह पे गांधी जी जाते हैं और इसी बीच एक ऐसा घटना घटता है जिससे सबका रूह कांप जाता है, जो आज भी इंडियन हिस्ट्री पे खून से लिखा हुआ है। 13 अगस्त 1947 दिल्ली से पाकिस्तान जा रहा था एक स्पेशल ट्रेन। उस ट्रेन के अंदर एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उनका परिवार थे। पटियाला स्टेशन पे पहुंचते ही सडनली उस ट्रेन पे हमला होता है। इस हमले में एक औरत और एक बच्चे का मौत होता है। आग की तरह ये खबर पहुंच जाता है कराची तक और सब ये कहने लगे कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर अटैक किया है। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी मुसलमान रिवेंज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी दिन हिंदुओं को लेकर लाहौर से अमृतसर तक जा रहा था एक दूसरा ट्रेन। ट्रेन में उठते ही पाकिस्तानी मुसलमान हिंदुओं के ऊपर हमला कर देता है और वहीं से शुरू होता है एक तांडव। लाशों से भरा हुआ वो ट्रेन पाकिस्तान से भारत में आता है। इसके बाद भारत से भी मुसलमानों का लाश ट्रेन के अंदर फेंक के उसको पाकिस्तान भेजा जाता है। लगभग 400 से 500 ट्रेन के अंदर लाशों को रखने के बाद एक देश से दूसरी देश भेजना शुरू किया जाता है। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में मुसलमानों के अत्याचार से हिंदुओं का रहना लगभग इम्पॉसिबल हो गया था। तब पाकिस्तानी हिंदुओं के सामने बस दो ही रास्ता खुला था, या तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ या फिर मर जाओ। पाकिस्तान में जो हिंदू लड़कियां थे उनको उठा के ले जाके रेप किया जाता है। सम्मान बचाने के खातिर बहुत सारी लड़कियां सुसाइड भी कर लेते हैं। अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए गला दबाकर मार देते हैं लड़की के पिता। 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान चले जाते हैं। इसके साथ ही 72,49,000 हिंदूज पाकिस्तान छोड़ के भारत आ जाते हैं एंड इसी बीच मर जाते हैं 15 से 20 लाख लोग और लगभग 1 लाख लड़कियों को रेप किया जाता है। रातों रात लोग अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं, कोई पैदल तो कोई बैलगाड़ी से, कोई ट्रेन के अंदर तो कोई ट्रेन के ऊपर चढ़ के। लेकिन रास्ते में एक और डर था। भारत और पाकिस्तान के बीच आता था गंदा सिंह वाला रेल स्टेशन एंड इट वाज द प्लेस ऑफ डेथ। कोई भी ट्रेन अगर उस स्टेशन पे आके रुकता था तो पाकिस्तानी मुसलमान तुरंत उस ट्रेन पे हमला करता था। परिवार के सामने ही लड़कियों को रेप किया जाता था। चलते ट्रेन में पत्थर फेंका जाता था और जो लोग बच जाते थे वो ट्रेन के अंदर ही उन लाशों के बीच वेट करते थे कि ट्रेन कब दिल्ली पहुंचेगा। वो सारे ट्रेन चलता था लाहौर से दिल्ली तक एंड लोधी कॉलोनी से अमृतसर तक, रावलपिंडी से लाहौर तक हिंदुओं को मार के ट्रेन के अंदर ही फेंक दिया जाता था। लाहौर के बीच सिखपुरा में हजारों हिंदुओं को मारा जाता है। द फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह के फैमिली को भी ठीक ऐसे ही मार दिया जाता है। उनके आंखों के सामने ही उनके फादर को काट के मार दिया जाता है और मरते वक्त वो 3 शब्द कहते हैं, भाग मिल्खा भाग। एट द अदर हैंड इंडियन सिख एंड हिंदूज रिवेंज लेने के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों को मार देते हैं और ठीक ऐसे ही 10 से 15 लाख लोग मारे जाते हैं एंड इसके साथ ही रेप किया गया था 1 लाख से भी ज्यादा लड़कियों को। जो लोग इंडिया में पहुंच गए थे उनके लिए एक नया मुसीबत वेट कर रहा था। रहने के लिए जगह नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। बाद में टेम्पोररी कैंप ओपन किया गया था, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा था कि सब लोग वहाँ पे नहीं रह सकते थे। इसी वजह से ठंड में खुले आसमान के नीचे भी रहना पड़ता था और ठंड में बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। पार्टीशन का रिजल्ट कितना ज्यादा डरावना हो सकता है वो देश का पॉलिटिकल लीडर्स नहीं समझे थे, जिसके लिए लाखों लोग मर जाते हैं। लेकिन इस रायोट में कोई भी पॉलिटिकल लीडर या फिर उनके फैमिली मेंबर्स नहीं मरे थे। बलिदान हुआ था आप और हम जैसे आम आदमियों का। हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, ये सब था अखंड भारत का आम जनता, जिनके खून के बदले आज आया है ये आजादी।